बहुत बहुत शुक्रिया आशीष दवे जी। जाहिर तौर पर देखिए शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा तो और अच्छे देखिए स्टूडेंट्स जो अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के बिना कल संभव नहीं है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, शिक्षक भी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर एक अच्छा तालमेल मौजूद है। अच्छी शिक्षा के बारे में बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर एक शिक्षक जो है कैसे नींव मजबूत करता है स्टूडेंट्स की, कैसे उन्हें आगे ले जाने में मदद करता है, इस बारे में भी हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए कोई भी कार्यक्रम हो और जब साथ मिलता है, जब स्पॉन्सर्स का साथ मिलता है तो ये कारवां और आगे बढ़ता है, कारवां बहुत ही शानदार होता है। तो जो स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और एक बार मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। को प्रेजेंटर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। को पावर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर, को पावर्ड बाय मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। स्पेशल पार्टनर विश्वास स्वरूपम इन एसोसिएशन विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर हमारा साथ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए एक अच्छी सोच रखते हैं। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर उदयपुर, शैलूम इंटरनेशनल, प्रिंस एडू हब सीकर, वहीं शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा, एलबीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोटा, रावत एजुकेशनल ग्रुप जयपुर, परफेक्ट एजुकेशन श्री गंगानगर, सभी ने हमारा साथ दिया इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का। अब मैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से आग्रह करूंगी कि सर आप यहाँ पर आए और यहाँ मौजूद तमाम हमारे अतिथियों और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और तमाम दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है तालियों से स्वागत किया जाए। जब तक यहाँ पर पहुँचते हैं मदन दिलावर जी, ये तालियों का कारवां रुकना ही नहीं चाहिए, ये तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। सर भारत माता की, भारत माता की, जो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहब, शिक्षाविद, छात्र और सभी मित्रों, शिक्षा के संबंध में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमको 2-3 बातों को पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि बच्चों के अभिभावक यानी छात्रों के अभिभावक छात्रों से क्या अपेक्षा रखते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने वाले हमारे मित्र विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते हैं और विद्यार्थी दोनों से क्या अपेक्षा रखते हैं, और इस संबंध में हम सब लोगों को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। सभी माँ बाप की ये अपेक्षा रहती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर के बहुत आगे बढ़े, और अभी जो इस समय चल रहा है वो तो है कि अधिक से अधिक प्रतिशत अंक मेरा बेटा कैसे ला सकता है, और इसलिए माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि माँ बाप उस बच्चे को सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं, सब प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन नेगेटिव बात यह भी है कि हम उसकी क्षमता से ज़्यादा
कभी कभी अपेक्षा कर लेते हैं वो कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए हमको उस बच्चे की क्षमता को पहचानना होगा और उसकी क्षमता के अनुसार ही हमको अपेक्षा करना होगा। कई बार हम इतना दबाव बना देते हैं, जब भी बच्चा मिलता है उसे पूछते हैं तुम्हारी क्लास में कौन सी रैंक चल रही है। वो यदि थोड़ी सी रैंक बताता है 50वीं 60वीं 70वीं हैं, तो माँ बाप उसको कहते हैं और जोर लगाओ, अपना रैंक प्रथम आना चाहिए, क्योंकि देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हमने खेत गिरवी रख दिया है तुमको पढ़ाने के लिए, माँ कहती मैंने जेवर गिर रख दिए तुझे पढ़ाने के लिए, तो फिर प्रथम आना ही चाहिए। अब वो इस संकट में रहता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, पर मैं फिर भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में वो उलझा रहता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस प्रकार से उसके मन में बात चलती रहती है और कभी कभी उसके परिणाम गलत हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप को हर बार बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे उसकी रैंक कम होगी तब भी कहना चाहिए ये बहुत अच्छी रैंक है, परंतु थोड़ा सा अपन और करेंगे तो ठीक हो सकता है। पर कई बार नाराज़गी जाहिर की करते हैं, इतना खर्चा करने के बावजूद भी तेरी ये स्थिति है, उससे नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग या जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, जो या संस्था चला रहे हैं, उन लोगों की भी इसी प्रकार की अपेक्षा रहती है। कभी कभी उस छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसको सर्वाधिक अंक आएंगे तभी वो हमारा अच्छा लाडला होगा, प्यारा होगा, या तभी उसके तरफ मुस्कुराएंगे। कई बार हमारे शिक्षक का बच्चों की तरफ न मुस्कुराना भी, या गंभीर रहना भी, या उसको डराना तुम बहुत पीछे हो, अभी तुमको बहुत आगे जाना है, पर तुम पढ़ नहीं रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, ये शब्द बच्चे को चुभ जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी अभिभावक माँ बाप से और इंस्टीट्यूट संचालकों से निवेदन रहेगा कि बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करें और प्यार प्रेम से ही उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से चींटी कई बार चढ़ती है पहाड़ पर, कई बार गिरती है, लेकिन सफल हो जाती है। और इसी प्रकार से स्लोली उसको प्रोत्साहित करें। एकदम हम रिजल्ट चाहते वो ठीक नहीं है, और एकदम रिजल्ट कोई दे देगा ऐसा भी नहीं है। दूसरा है, सबके मस्तिष्क की संरचना शायद संभवतः, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर थोड़ी थोड़ी भिन्न होती होगी, उसमें कैच करने की पावर शायद अलग अलग होती होगी। इसी चक्कर में सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए उनकी क्षमता का आकलन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब बच्चे क्या चाहते हैं माँ बाप से? बच्चे ये चाहते हैं कि हमको जो पढ़ाई में जो सुविधाएं हैं वो ठीक ठीक मिले। जिन उपकरण की ज़रूरत है वो भी हमारे पास होना चाहिए, जिन पाठ्य सामग्री की ज़रूरत है वो भी हमारे पास होना चाहिए। पर कई बार बच्चा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार से होता है कि वो सब कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में उनका जो तुलना है, हम सब प्रकार की सुविधाएं जिसको उपलब्ध है उससे करने लग जाते हैं। तो यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो एक टांग से कमज़ोर हो और दूसरा दोनों टांगों से सशक्त हो, दोनों सो को एक साथ दौड़ा करके कहो एक टांग वाले से तुझे भी इस प्रकार से दौड़ना है, तो शायद नहीं दौड़ पाएगा, पिछड़ जाएगा। लेकिन उसको ये प्रोत्साहित करना होगा कि देखो ये अब तुम्हारे पास ये कम है, ये नहीं है, फिर भी तुम कितना अच्छा कर रहे हो। ज़रूरी नहीं हो जिसको सारी सुविधा उसके बराबर अंक आ रहे हैं उसी को आप अंदर तत्व पा रहे हैं, वो आपको आकलन करना पड़ेगा। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं, में मेरे गांव का एक लड़का है जिसके पिताजी नहीं हैं, माँ बीमार रहती, बेड पे रहती है। 10वीं क्लास का बच्चा है, अभी 11वीं में गया,
वो स्कूल समय के बाद मजदूरी करने जाता है और मजदूरी करके आता है, फिर पढ़ता भी है। एक छोटी बहन है, उसको भी पढ़ाता है, यानी उसका लालन पालन करता है, उसकी माँ का खर्चा उठाता है और खुद पढ़ता है। उसको 96% नंबर आए हैं। मैं ये नंबर उसके जो 100 में से 100 नंबर लाया होगा उससे भी ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाने वाले के पास सब प्रकार की सुविधाएं थी और इस प्रकार ये अभाव में जी रहा था। इसलिए जो 100 में से 100 नंबर लेकर आया है उससे ज़्यादा पीठ थपथपाने की जरूरत, शाबाशी देने की जरूरत उस बच्चे को है। बच्चों को भी यही सोचना चाहिए कि अनावश्यक रूप से हम ऐसे बच्चों से कंपटीशन न करें। पढ़ने में तो कंपटीशन करें, फिर और बातों में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे कपड़े पहन के आया है, ये कैसे गाड़ी में गाड़ी लेके आया है, इसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। मैं अभाव में जी करके आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो अभाव में आगे बढ़ता है वो श्रेष्ठ छात्र या श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। इसलिए अभाव में जीना चाहिए। मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मेरी बात करूं, मैं ऐसे परिवार से हूं जहां बचपन में हम देखते थे मेरी माँ हमको रोटी खिला करके खुद भूखी सो जाया करती थी। ये हमने देखा है। हम थोड़े बड़े हैं तो हमने सोचा खर्चा कैसे चलेगा। हम गांव जाते थे, शहर में केले खरीद के लाते थे, तरबूज खरीद के लाते थे और गांव में टोकरे में रख करके 5, 6, 7 किलोमीटर के रेडियस में गांव में घूम घूम कर बेचते थे। फिर हम पढ़ के इंजीनियरिंग लाइन में चले गए, तो पढ़ाई करके आ गए तो नौकरी नहीं मिली, तो हमने साइकिल पर गांठ बांध के गांव में कपड़े बेचना प्रारंभ कर दिया। यदि हम हताश और निराश हो जाता कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे तो कुछ सुविधाएं भी नहीं है, तो शायद हम यहाँ तक आ नहीं पाते। हमने यही सोचा कि कुछ कैसे नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज उसका परिणाम है मैं आपके यहाँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ इसलिए जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया तो मेरे पास कोटा से अट्टू में फॉर्म भरना था, पैसा नहीं था। एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी थे संघ के, उन्होंने वो करने के लिए 20 रुपया मेरे को दिया, जाओ ये फार्म भर के आओ। और जो वहाँ फार्म भरने का जो पैसा लगता था 125 रुपया, वो भी नहीं था, तो 5-7 लोगों ने इकट्ठा करके पैसा दिया, फिर जाकर के वो फार्म भरा। हम हताश निराश हो जाते हैं, पैसे ही नहीं किराए के, कैसे होगा, क्या होगा, ये कैसे होगा, तो हम निराश हो जाते थे। लेकिन अभाव में भी आगे बढ़ने का हौसला हम सब लोगों को चाहिए और ये बच्चों को इसी तरह की हमको वातावरण में भी रखना चाहिए। इस प्रकार का बीच बीच में उनको प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के महापुरुषों की, इस प्रकार के बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की और पूज्य संतों की जीवन की चर्चाएं हमको बच्चों को बीच बीच में करते रहना चाहिए। हमारे शिक्षकों से मेरा निवेदन रहता है कि मशीन की तरह हमेशा पढ़ाना भी ठीक नहीं है। कभी कभी क्लास में हास्य विनोद भी होना चाहिए, तो गीत संगीत भी होना चाहिए, तो पढ़ाई भी होना चाहिए, यानी माहौल अच्छा होना चाहिए। वहाँ मैं समझता हूँ छात्र ज़्यादा गेन कर सकता है, ज़्यादा पढ़ सकता है और अधिक नंबर लाना यही होता हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है इसलिए अधिक नंबर लाता होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार कम छात्र भी अधिक नंबर लेकर के आते हैं, हमने देखा है। और कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ने भी कम नंबर लेके आते हैं, ज़्यादा और के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सबको एक डंडे से हाँकना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं न तो शिक्षाविद हूँ, न कोई बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ। मैंने अनुभवों के आधार पर अपनी बात कही है। मेरे समक्ष बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं, ये शिक्षाविद हैं, ये सब ज़्यादा जानते हैं। और मैंने क्योंकि मेरी समझ में आए गाँव का व्यक्ति हूँ, जितना मैं बता पाया हूँ
मैं जानता हूं कि मैंने पूरी तरह से ठीक नहीं बताया होगा, पर मेरे बाद में जो शिक्षाविद आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रेमचंद जी बेरवा साहब हैं, PhD किए हुए हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, यही बताएंगे और शिक्षाविद भी बताएंगे। मैं मेरी इतनी बात करता अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय